ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार, कुमार का आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मृदभाषी न्यूज़ चैनल पर स्वतंत्रता दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी। और आज हमारे बीच भारतीय सेना के जाबाज सैनिक, जाबाज जवान जगदीश प्रसाद यादव, सूबेदार जगदीश प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। चीर कर बहादू लहू दुश्मन के सीने का, चीर कर बहादू लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। तो सर, एक फौजी के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो सर हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर अपने मेडल, अपने पदक, अपने सम्मान के साथ यहाँ पर आज वर्दी में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, कैसा अनुभव होता है आपको वर्दी पहनने पर? जब आप वर्दी पहनते हैं कैसा महसूस करते हैं? वर्दी पहनना और वो भी देश के लिए पहनना बहुत गर्व की बात है। एक फौजी होना, यदि मैं आज किसी को बोलता हूँ कि मैं एक फौजी हूँ तो बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम फौज एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है कि हम इसमें भर्ती होकर के माँ भारती की सेवा, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बाकी और देश सेवा का और कोई जरिया नहीं है, इससे बड़ी देश सेवा और कुछ नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक फ़ौजी होकर के देश की सेवा करना और देश के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर देने में हमारे भारतीय सेना के जवान पीछे नहीं रहते। सर, मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बताएं कि आपने जब देश सेवा का प्रण अपने हाथ में लिया, देश की सेवा करने का निर्णय लिया, तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा फौज में, ये फौजी सीरियल, पिक्चर देख करके जी। मेरे परिवार में, वैसे मेरा नेटिव विलेज होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में है। मेरे गांव से या मेरे टाउन से कोई भी एक भी फौजी नहीं था। सिर्फ एक फौजी का पता था कि ये फौज में गया है। तब से इस प्रकार की लगन लगी कि जब भी जाएंगे फौज में जाएंगे। और फौज में जाने के लिए कहाँ जाएं? इंदौर की राह पकड़ी और इंदौर आ गए जी। इंदौर आकर के यहाँ उसमें तैयारी की, प्रैक्टिस वगैरह किया। लास्ट में पहले ओपन रैलियाँ होती थी जी, तो भर्ती के अपना कार्यालय महू है, मगर गांव-गांव जाकर के रैलियाँ होती थी। तो उस टाइम महू के पास में हरसोला करके ग्राम है, वहाँ पर जी भर्ती हुई। तो उस टाइम पे कोई साधन भी नहीं, हम सीधे यहाँ से मेघदूत गार्डन है अपना ये जी, इसके पास से सीधे रास्ता लग करके पैदल बाई फुट खेत में से लेकर के, क्या बात, सीधे हरसोला पहुँच गए और लाइन में लग करके खड़े हो गए। पार्टिसिपेट किया, जितने लोग दौड़े थे उसमें हम पहले नंबर पे आए। क्या बात, क्या बात। दौड़ में जज्बा था, देश सेवा करने की इच्छा थी। तो और ये मैंने कभी दौड़ की इतनी ज़्यादा कभी प्रैक्टिस नहीं की। ये तो एक जुनून, नहीं फौज में जाना है, अब फौज में जाना है तो हर चीज़ को पार करना है। बिल्कुल। और वो पार किया और उसके बाद भर्ती हुए। मैं आर्मी में 17 सितंबर 1985 को भर्ती हुआ था। क्या बात। 30 साल 14 दिन देश की सेवा करने के बाद में 30 सितंबर 2015 को रिटायर हुआ। और रिटायरमेंट के बाद ये मेरा 5वां वर्ष है। और अभी भी मैं देश सेवा ही कर रहा हूँ। अभी भी मैं देश सेवा ही कर रहा हूँ, बिल्कुल, किसी न किसी रूप में। क्योंकि हमारी सरकार फौज में है तब तक तो आपकी देश सेवा है, इसके बाद में भी देश सेवा और पेट सेवा दोनों के लिए कई चीज़ें खोल रखी है जी। अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, डीजीआर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें यह है कि हमारे सभी फौजी भाइयों को जो सर्विस सेवा से निवृत्त है उनको ही नौकरी दी जाती है और वो देश सेवा कोई सरकारी संस्था वगैरह में लग करके और ये सेवा कर रहे हैं। और मैं अभी भी
यही सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि हमारे सेना के जो जवान हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी सेवाएं जारी रखें, समाज को सेवा करें, पहले देश की सेवा, उसके बाद समाज की सेवा। और खैर अब आप सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार को पूरा समय देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक सर्विस कोर में था जी, जहाँ तक है सर्विस कोर में बॉर्डर पे नहीं रहते, और बॉर्डर पे जाना भी होता तो लिमिटेड समय के लिए जाते हैं जी, तो परिवार रखने का हमको सौभाग्य प्राप्त था। जी, सरकार ये सुविधा देती है जी, कि पीस एरिया में, फील्ड एरिया में भी कई जगह ऐसे फील्ड एरिया हैं कि यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं, और मैं अपने परिवार के साथ रहा तो मैं वो अनुभव नहीं बता सकता कि जो परिवार के बगैर रहते हैं तो वो कैसा है, आने के बाद में कैसा महसूस करते हैं परिवार के साथ में। और वो देश सेवा जैसा जुनून होता है कि उस टाइम परिवार ने सबसे पहले हमारी भारत माता है, बिल्कुल, इसके बाद में हमारी जन्म माता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इसी जुनून के साथ में हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जानता हूँ ऐसी कोर में था, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में था, जिसको कि हमें बॉर्डर पे भी जाने का मौका मिलता है, सामान पहुँचाने का टाइम, हथियार पहुँचाने के समय में तो मुलाकात भी होती है। और हर क्षेत्र में सर्विस किया है, जम्मू कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, अपने पीस में देखो पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, मतलब 2.5 से 3 साल। अब 30 साल की सर्विस में यदि आप 2.5 साल लगाओगे या 3 साल भी लगाओगे तो 10 जगह तो आदमी कर ही लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने स्टेट को पार करके जाता है कि प्राय इंडिया के हर संस्कृति के आदमियों से मुलाकात हो सकती है। क्या है, और हर कल्चर को जानने का मौका मिलता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यदि मैं फौज में नहीं होता जी, तो हो सकता है कि आज मैं गांव से बाहर भी नहीं आ सकता। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कही सर ने कि सेना में जब आप अपनी सेवाएं देते हैं, आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है। हमारा देश विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और आपको विभिन्न लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और विचारों का आदान प्रदान होता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है। ये देश सभी से मिलकर के बना हुआ है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर में भी अपनी सेवाएं दी हैं जी। हर फौजी का मेरा ख्याल ऐसा है कि सपना होता है कि उसे चैलेंजिंग जॉब दिया जाए। जितना चैलेंजिंग वर्क होगा हर फौजी उसे उतने गर्व के साथ करता है। जैसे सियाचिन का जगह है, और उसके बाद सियाचिन की जगह के बाद कश्मीर का इलाका है जी। तो कैसा महसूस किया आपने उस सर्विस के दौरान? ऐसा है कि जब आदमी भर्ती होता, फौजी जब अपना रिक्रूटमेंट हो जाता है जी, तो उसको ट्रेनिंग के दौरान इस लायक बना दिया जाता है कि उसको सियाचिन ग्लेशियर भेज दो, लेह लद्दाख भेज दो, जम्मू कश्मीर भेज दो, या तपते हुए रेगिस्तान में भेज दो। वो हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ट्रेनिंग इस प्रकार से मिलती है। फौज एक ऐसी संस्था है कि डिसिप्लिन, अनुशासन जो है बिल्कुल उसी से ये फौज पूरी बंधी हुई है। यदि ये नहीं है तो फौज नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप बना दिया जाता है कि आपको किसी काम के लिए कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती है। मेरा पहला पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में था, राजौरी। जम्मू से बाई बस 150-200 किलोमीटर, उसके आगे फिर आपका पुंछ सेक्टर वगैरह आता है। क्या बात। तो जम्मू कश्मीर में सेवा देने का मौका मिला और वहाँ पे सेवा दी। वहाँ पे बर्फ़ तो नहीं गिरती थी, मगर बर्फ़ से जो बर्फ़ गिरते टाइम जो महसूस होता उससे कम भी नहीं था। ठंड होती थी वहाँ। ठंड, डबल सॉक्स पहन लो तब भी पैर ऐसे हो जाते थे कि क्या बताएं, बिल्कुल सुन्न पड़ जाते थे। है या नहीं वो पता नहीं चल पाता था। बिल्कुल। फिर इसके बाद में रेगिस्तान में भी गए, जोधपुर, कुछ लड़ाई की ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने के लिए जी। सूरतगढ़ बॉर्डर एरिया का दौरा करने का मौका मिला। तो मैं ये बोलूँगा कि एक फौज में जाना बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। पहले आपकी पेट सेवा, यदि बोलो कि मैं तो पेट सेवा के लिए गया था, तो उसमें एक देश सेवा भी छुपी हुई है। बिल्कुल। आदमी, और मैं तो ये बोलूँगा, सरकार से ये निवेदन करूँगा कि यदि किसी को सरकारी नौकरी दी जाए तो पहले उससे 5 साल
फौज के अंदर सर्विस नहीं, बिल्कुल। अभी सरकार जिन चीज़ों पर विचार कर रही है, हालांकि ऐसा मतलब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, सरकार चाहती है कि हर घर से एक सैनिक निकले और हर घर से यदि इस प्रकार से होगा 3 साल या 5 साल वो सेवा देता है, इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल स्टेट वाइज गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो उसको और उसके परिवार को ये पता होगा कि फौज क्या है और फौज का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी भी इतना होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फौज के विषय में कई चीज़ें बोलती हैं, टोल टैक्स पे। अभी तो ये यहाँ तक भी आदेश आ गया कि यदि किसी फौजी को देखोगे तो आप रोकना नहीं है, सैल्यूट मारना है, यहाँ तक का भी आदेश, रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल। और कई ऐसे भी अभी भी फौज के विषय में नहीं जान पा रहे, कई फौजी होगा, वो लोग तो फौज में होगा, गाली दे करके निकल जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक आदमी जिस चीज़ से गुजरेगा नहीं, तब तक उसका रिस्पेक्ट करेगा नहीं। बिल्कुल। जो आदमी अभी बॉर्डर पे आदमी ड्यूटी दे रहा है, उसी की वजह से आप लोग चैन से बिल्कुल सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देश के जो सैनिक हैं वो दिन रात अपनी जान हथेली पे लेकर बॉर्डर पर दिन रात डटे हुए हैं, देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण हम देशवासी यहाँ पर सुरक्षित हैं। हम तीज मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब भी किसी फौजी को हम देखें, उसे वही सम्मान दें जिसका हकदार है, और उसे सैल्यूट करें और उसे पूरा का पूरा तवज्जो दें, सम्मान दें। बात सर जब उसकी होती है, ऑन ड्यूटी की होती है, बहुत सारे चैलेंज, जैसा आपने बताया कि कश्मीर में भी तो वो तो पुंछ इलाका काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, आतंकियों से भरा पड़ा है। राजौरी का भी नाम आपने लिया, वहाँ पर काफ़ी बमबारी वगैरह चलती रहती है, तमाम चीज़ें हैं। तो मतलब कैसा महसूस होता था उस समय वहाँ पर काम करने में आपको? काम करने में महसूस क्या, वहाँ पर जो ट्रेनिंग हमारी इस प्रकार की होती है कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। बिल्कुल। उग्रवादी बिल्कुल ठीक है, आएगा निपटा जाएगा, निपटते थे। बिल्कुल। जिस यूनिट क्या है, एक घर है हमारा, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से काम दे दिया जाता था। यदि ड्यूटियाँ तो लगती थी, इसके बाद में भी एक क्विक रिएक्शन टीम बनाई जाती थी। बाय द वे कुछ ऐसा होता है तो किस प्रकार से हमें एक्शन लेना है, कहाँ पर लेना है, वो चीज़ें रेडी रहती थी और उससे निपटते थे। और सर मैंने ये भी देखा है कि हमारे भारतीय सेना के जवान बड़ी जिम्मेदारी से सारा काम करते हैं, देश प्रेम भी होता है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं, हमारे सेना के जवान गीत भी अच्छा गाते हैं, नृत्य भी करते हैं, वो अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि होती है, फौजी कहीं पीछे नहीं है जी। तो क्या कहीं भी आपने भी कहीं इस तरह के परफॉर्मेंस कुछ दिए हैं, किसी कार्यक्रम के दौरान कहीं शामिल हुए हैं? नहीं सर, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे कि हर आदमी वक्ता नहीं होता जी, हाँ, अभी हो सकता है कि मैं कहीं दूसरे आदमी से बात करूं तो अच्छा से बोल पाऊं जी, और हो सकता है कि आपसे बात कर रहा हूं मेरा मुंह सूख रहा हो, ऐसा नहीं है, हर आदमी वक्ता नहीं होता। बिल्कुल। तो सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जी। मुझे पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके साथ बैठ करके स्टूडियो में और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये हमारे चैनल के लिए सौभाग्य है। सर मैं चाहता हूँ कि आप युवाओं को थोड़ा सा बताएं, आजकल कैरियर के तमाम ऑप्शंस हैं, अब तो भारतीय सेना पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप देश सेवा के लिए, सेना ज्वाइन करने के लिए? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि किसी का भी बच्चा हो, जब वो अपनी उम्र पा जाता है तो सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा नौकरी करे, और नौकरी के कई फील्ड हैं, मगर मुझे सबसे बेस्ट फील्ड लगा है आर्मी। क्या बात है। कारण कि हमको माँ भारती की सेवा करने का मौका। बिल्कुल। हम एक चीज़ से बंध के नहीं रहते हैं, हर संस्कृति से हमारा आमना सामना होता है, क्योंकि देश के हर कोने पे जाते हैं, हर स्टेट में जाते हैं जी। वो हो जाता है। आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको सेवा के दौरान भी और सेवा के बाद में भी फायदा मिलता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, कई सेक्टरों में पेंशन बंद कर दी गई है, मगर फौज के अंदर जी हाँ सरकार ने वो सुविधाएं दे रखी हैं, वो सुविधाएं दे रखी है, अभी भी है। रिटायरमेंट के बाद में आपका पेंशन भी है, इसके बाद में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं जो आपको उसके बाद में भी बोलते हैं भाई आपने सेवा कर ली है, इसके बाद में क्या आप यदि काबिल हैं और कर सकते हैं तो DSC डिफेंस सिक्योरिटी कोर में जाकर के
फिर सेवा दे सकते हैं। क्या बात है। वो भी अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट, सरकारी इस्टेब्लिशमेंट गार्ड्स लगती हैं, उसमें सेवा दे सकते हैं। वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, यदि आप सक्षम हैं तो सिविल सेक्टर में कई आपके मौके खुले हैं, रेलवे में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, यदि आप सही टाइम पे आए हैं, जो सरकार ने आपकी उम्र निर्धारित कर रखी है। बिल्कुल। आपने देश सेवा भी कर ली, और उसके बाद में आप प्राइवेट सेक्टर में अपने स्टेट में कहीं जान नौकरी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि सबसे बेस्ट चॉइस है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बिल्कुल। इसके लिए 12th में मेरे बच्चे ने 94.2% मार्क्स ऑब्टेन किए थे जी। उसकी वजह से उसको तीनों सेनाओं में मौका जाने का मौका मिला जी। फर्स्ट में भोपाल गया जी। फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग आउट हो गया, हार नहीं मानी। इसके बाद में फिर दूसरी बार भी बेंगलोर गया, बेंगलोर से उसका स्क्रीनिंग पास करके 5 दिन GTO वगैरह किया। तो एक लक की बात ही बोल सकते हैं कि 4000 में से 400 GTO के लिए सिलेक्ट हुए, और GTO में सारा कुछ करने के बाद में 4 आदमियों का लास्ट में कॉन्फ्रेंस के द्वारा सिलेक्शन हुआ। ये बड़ा टफ होता है, बिल्कुल का सिलेक्शन, अफसर्स का सिलेक्शन वो टफ होता है। मगर यदि उस लायक नहीं है तो हम एज ए रिक्रूट, एज ए सिपाही सेवा देने के लिए तो कभी भी है। आप 10th पास है, 12th पास है, आपके रास्ते खुले हैं। 12th पास के लिए तो आजकल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भी ले रहा है। यदि अच्छे आपके वो हैं तो आप जा सकते हैं, और इससे अच्छा सेक्टर, इससे अच्छी नौकरी और कोई नहीं है। देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। बिल्कुल। और देश सेवा से अच्छी कोई नौकरी नहीं। और देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, इससे बढ़कर कोई नौकरी नहीं, जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और देश में अलग अलग संस्थान हैं, चाहे वो NDA हो, चाहे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हो। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर मैं। और इस तरह के अलग अलग एयरफोर्स इंस्टीट्यूट हो, इस तरह के अलग अलग सेवाएं हैं, संस्थान हैं जो आपको मदद करेंगे भारतीय सेना से जुड़ने का, और आपको एक बेहतर देश सेवा का मौका देने का, एक बेहतर कैरियर ऑप्शन देने का। सर अभी फ़िलहाल की स्थिति में थल सेना, जल सेना, नौसेना हमारी पहले से अधिक मजबूत हो गई है। अब तो राफेल भी आ गया है भारतीय वायुसेना में जी। तो भारतीय सेना देश की अब ताकत बढ़ा रही है। अभी कुछ छिटपुट हालांकि वारदातें भी हुई जम्मू कश्मीर में जी। तो अब की सेना कैसा महसूस करते हैं? आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा पर थोड़ा सा आपका नज़रिया? देश की सुरक्षा का नज़रिया हर क्षेत्र में भी बहुत तरक्की हुई है जी। मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, जैसे आपको सबको सुनने को मिल जाता है, न्यूज़ से मिल जाता है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी सरकार आने के बाद में, और मोदी सरकार ने जो किया शायद वो कोई नहीं कर पाएगा जी। फ्री हैंड सेना को, फ्री हैंड जी। पहले कारगिल युद्ध लड़ा नहीं, मगर जो बोलते हैं पहले आर्डर मिलते थे, इसके बाद में एक्शन लेते थे, कार्रवाई होती। और आज ऐसा है आपको फ्री हैंड छोड़ दिया। जिस टाइम जिस चीज़ की जरूरत है उससे आप कार्रवाई कीजिए। सुई की काम है तो सुई से काम कीजिए, तलवार की जरूरत है तलवार से काम कीजिए, मतलब आप फ्री हैंड हो, आपका कोई नहीं। सेना स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार है। आज सेना को इतना रक्षा बजट मिल गया है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गोला बारूद जो भी चाहे वो परचेस कर सकती है, खरीद सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल। और पहले क्या था कि जो आ गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बन रहा है या कहीं से जब मंगाया है, अभी परचेस का जो है आयात करने का वो है, वही उसमें बहुत कुछ वो हुआ है। अभी हमारे पास में राफेल आ गए और कई मिसाइलें आ रही हैं, तो बड़े देश के साथ बड़ा गर्व महसूस होता है, बढ़ रही है कि हमारे जो नेता हैं, जो इस प्रकार से सोच रहे हैं, और जो सेना के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले सोचा सभी ने, मगर इतना नहीं सोचा। बिल्कुल, जितना मोदी सरकार ने सोचा है इतना किसी ने सरकार ने नहीं सोचा। सर मैं चाहता हूं कि अब कोरोना का एक दौर भी चल रहा है जी, उसमें भी जो भारतीय सेना के जवान हैं वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लगे हुए हैं सेना पर, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किसी का डर नहीं है। कुछ कोरोना काल में, इस समय में कुछ आप संदेश मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को दे। मैं कोरोना के बारे में इतना तो नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोरोना कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं इस कोरोना को सिर्फ एक नॉर्मल, बिल्कुल फ्लू लेता हूँ, सर्दी जुकाम जी,
जो आपको जो पहले चीज़ बताई गई है कि गर्म पानी पीजिए, गर्म दूध में हल्दी डाल के पीजिए, गिलोई है, तुलसी, लौंग, इलायची का काढ़ा बना कर पीजिए। यदि आप ये सब कुछ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोरोना नहीं है। सही कह रहे हैं आप, कोरोना नहीं है। सिर्फ आप इससे बच के रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए, तो कोरोना नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्लू है। जिस प्रकार से हम मलेरिया जी और बाकी चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी है, नॉर्मल फ्लू है, जैसे जी रहे थे, इसके साथ में भी हम जीना सीख लिए। और ये सुरक्षा का ध्यान, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे बचा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, होम क्वारंटाइन लेकर के आप आराम से अपना वो कर सकते हैं। बिल्कुल। यदि किसी को हो भी जाता है, लक्षण पता नहीं चलते, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रह करके होम क्वारंटाइन करें और जो चीज़ें बताई है उसका सेवन करें, पालन करें, बिल्कुल क्योर होंगे। तो आपने सुना कि जैसा कि सर ने कहा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी गलतफहमियाँ आपके दिलो दिमाग में हैं, सर फौजी वैसे भी किसी से डरता नहीं है, एक फौजी। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें जो है निर्देशों का पालन करना है, हमें मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं और सारे उन नियमों निर्देशों का पालन करना है जो सरकार दे रही है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है आप हमारे इस कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी में आप आए। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, इस कार्यक्रम में और भी जो सेना के जाबाज सिपाही हैं और देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी सेवाएं दी हैं, मातृभूमि के लिए जो दिन रात डटे रहे, लड़ते रहे, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मृतभाषी न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।